Good morning, students. In our last class, we have discussed the expression for the potential energy in a wire. एक वायर में जो potential energy होगी उसके लिए हमने expression find out किया था. Also, we have discussed the work done in stretching that wire will be same as that the potential energy stored in that wire. So we have derived an equation or the expression for both the things. That is the work done in stretching of an elastic wire, or the potential energy that is stored in the form of work done due to the work done that is done in stretching that wire, right? That thing we have discussed. Now उसी पर based एक numerical है that we are going to practice this numerical now. So what is this numerical basically? Let us see this. So what are the things that are given to us? First of all, let us see that the length and area of cross section of a wire are respectively 3 mm and 2 mm square, 3 meter and 2 millimeter square respectively when the wire is stretched by 0.2 millimeter. एक वायर है जिसका आपको लेंथ और एरिया दिया हुआ है, that is 3 meter and area is given to you as 2 millimeter square. आपको जो स्ट्रेच हुआ है दैट उसकी वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 0.2 मिलीमीटर, राइट. ऑल्सो आपसे बोला गया है सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द वायर. आपको निकालना है कि उस वायर में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है. So let us try to find it out. First of all, what are the things given to us? Let us write it here. जो चीज़ें हमको given है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले हमको लेंथ दी हुई है, that is length is equals to 3 meter and we know that the SI unit is meter only, so we will write it as it is only, right? Also एक चीज़ यहाँ पे हमको दी हुई है, that area, cross sectional area हमको दिया हुआ है 2 millimeter square. मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 to the power -3, और सिंस ये स्क्वायर है दैट इज वाई मुझे 2 बार इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आई विल गेट 2 into 10 to the power -6 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट आई हैव गॉट, दैट 2 into 10 to the power -6 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया. ऑल्सो हमको दिया हुआ है कि जब वायर पर हमने कोई वेट सस्पेंड किया तो उस वेट के कारण जो स्ट्रेच हुआ है वो कितना हुआ है 0.2, दैट इज स्मॉल एल. ये कैपिटल एल मान लेते हैं. लेंथ ऑफ वायर जो स्मॉल एल है वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, दैट इज स्मॉल एल, दैट कैन बी गिवन बाय 0.2 into 10 to the power -3 मीटर, राइट. यहाँ पे 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 to 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर. नाउ आपको निकालना है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी उस वायर में, राइट. और अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो जो वायर है वो स्टील का दिया हुआ है, तो उसके लिए स्टील के लिए जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो भी आपको पता है, दैट इज 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, राइट. सो यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट. आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी जो भी मटेरियल का वायर है उसके यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू, राइट. यहाँ से स्टूडेंट्स यू नो दैट जो रिलेशन होगा हमको बेसिकली निकालना है जो एनर्जी स्टोर्ड होगी. अब एनर्जी स्टोर्ड में हमारे पास जो जो टर्म्स हैं दैट इज एल का हम यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं, स्मॉल एल और वाई, ये सारी चीजें हैं हमारे पास. इनकी हेल्प से हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज यू इज इक्वल्स टू हाफ वाई अल्फा स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, राइट. यहाँ पे अगर मैं यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालता हूँ तो ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर वाले वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम नहीं है, और सिंस यूनिट वॉल्यूम नहीं है दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट एज इट इज ओनली, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एंड
इसको सॉल्व करके हमको u की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, y की वैल्यू है, अल्फा दैट इज स्ट्रेन की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल देते हैं। वी नो दैट स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन में द ओरिजिनल लेंथ, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो मुझे इस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 0.2 into 10 to the power minus 3 divided by capital L that is 3, right। यहाँ से अगर आप इनको सॉल्व करेंगे so that you will get the value of alpha। अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी ओके, लेट अस लीव इट एज इट इज ओनली। अल्फा की वैल्यू को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, जब हम पुट करेंगे तब वहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ऑल्सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए आपको एरिया ऑलरेडी पता है, लेंथ भी पता है, तो अगर मैं एरिया और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि वॉल्यूम कितना है, राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2 into 10 to the power minus 6 into length is 3, so it will become 6 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है, ऑल्सो अल्फा की भी वैल्यू है, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे सो दैट वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली, राइट। यहाँ से हमको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो दिस हाफ आई हैव रिटन एज इट इज, y is the Young's modulus, that is 2 into 10 to the power 11 into alpha square, right। अल्फा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 0.2 into 10 to the power minus 3 into 0.2 into 10 to the power minus 3 divided by 3 into 3 into the वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी हैं। दिस विल बी 3 2 6। सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 की पावर 11, ये 10 की पावर माइनस 3, दिस अगेन 10 की पावर माइनस 3 एंड दिस इज 10 की पावर माइनस 6, राइट। सो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। वी विल गेट माइनस 3 दैट इज माइनस 6 एंड दिस इज माइनस 6, so minus 12। 11 minus 12 will be minus 1, so you will get u is equals to half into ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास बच गया 0.2 into 0.2 into 2। 0.2 into 0.2 will be 0.04 into 2 into 10 to the power minus 1 divided by 3, right। जितनी भी टर्म्स थी हमने उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जस्ट सॉल्व कर लिया, एंड ऑन सॉल्विंग वी विल गेट u इज इक्वल्स टू 0.08 अपॉन में 3। इसको 30 लिख देते हैं, राइट। 10 टू द पावर माइनस 1 वो नीचे जाएगा तो 30 हो जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सो दिस विल बी द आंसर। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली 2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, राइट। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यू विल गेट 2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें सो वी विल गेट दिस आंसर, राइट। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द वायर, सिंपली अगर आपको सारी वैल्यूज गिवन है तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द थर्मल स्ट्रेस, राइट। थर्मल स्ट्रेस बेसिकली स्ट्रेस का मतलब हमने पढ़ा है कि जब हम किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी का रिएक्शनल होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी को अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने में हेल्प करता है, राइट। नाउ उसी से रिलेटेड है थर्मल स्ट्रेस। जब आप किसी बॉडी को हीट के फॉर्म में स्ट्रेस दोगे तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, राइट। सो व्हेन द स्ट्रेस इज बीइंग गिवन टू अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ heat, then that kind of stress is said to be the thermal stress,
and you have to find out the expression for the thermal stress. The same question can be asked to you in the form that कि अगर हमने एक वायर को स्ट्रेच किया तो उसको कूल डाउन करने में कितना टेंशन लगेगा, राइट? टेंशन टू कूल डाउन अ वायर बिटवीन टू क्लैम्प्स, एक वायर जो कि दो क्लैम्प्स के बीच में लगा हुआ है, उसको अगर हम कूल डाउन करना चाह रहे हैं तो उसको टेंशन उसको कूल डाउन करने में कितना टेंशन लगेगा, इसके लिए हमको एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट? सो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन वी नो दैट स्ट्रेन इज इक्वल्स टू द चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हमको पता होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ का जो रेशो है उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। सो आई कैन राइट दिस अल्फा एज चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे हम जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो थर्मल स्ट्रेस है। मतलब जो डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टेम्परेचर के कारण या हीट के कारण हो रहा है। तो जब एक बॉडी में जो चेंज इन शेप है वो हीट के कारण हो रहा होगा तो वहां पर टेम्परेचर का भी एक रोल होगा। दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट हियर चेंज इन टेम्परेचर, राइट? सो यहाँ पे एक फैक्टर ऐड हो जाता है, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द एडिशनल फैक्टर, सो चेंज इन टेम्परेचर विल गेट एडेड इन दिस, दैट इज we will get the formula for strain is equals to alpha is equals to change in length upon original length into the change in temperature, right? अगर मैं इसको symbolically represent करूँ, so I will get alpha is equals to change in length is denoted by L, small l, original length is capital L, and the change in temperature is being denoted by small t, right? So हमने यहाँ से सारी चीजें देख ली। Also we will get this L upon में t is equals to alpha into L, right? आपके पास L upon में t की वैल्यू आ जाएगी, that is alpha into L। और यहाँ से अगर मैं एक काम करते हैं, कैपिटल L स्मॉल l का रेशो निकाल लेते हैं, so that we will get कैपिटल L स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L will be equals to alpha t। ये हमने क्या किया, दोनों लेंथ का रेशो निकाल लिया, राइट? और आपको पता है कि दोनों लेंथ का जो रेशो होता है दैट इज स्मॉल लेंथ इनटू कैपिटल लेंथ, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन, राइट? तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, दैट स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा टी, दैट इज द चेंज इन लेंथ अपॉन में द ओरिजिनल लेंथ विल बी द स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई अल्फा टी। ऑल्सो मुझे पता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y is equals to stress upon में strength। I have the ratio that Young's modulus of elasticity is equals to stress upon में strain। यहाँ से अगर मैं stress की वैल्यू निकालना चाहूँ, so I will get this stress is equals to y into strain, right? आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी stress की y into strain। Also यहाँ पे अगर हम symbolically इसको represent करें, so we will get y as it is, इस strength की जगह पे मैं लिख दूंगा alpha into t, right? So we will get y alpha t, और ये जो y alpha t है इसी को हम क्या बोलेंगे, this y alpha t is basically called as the thermal stress only, right? So is equals to y alpha t, and this is called as the thermal stress। इसी को हम क्या बोलेंगे, this is called as थर्मल स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस होगा इसी को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, राइट? अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है स्ट्रेस की, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। चूंकि ये भी एक स्ट्रेस है और जो अभी हमने डिराइव किया वो भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, सो दैट आई विल गेट एफ अपॉन में ए इज इक्वल्स टू वाई अल्फा टी। यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू ए वाई इंटू अल्फा टी।
दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स, और जो फोर्स होता है वही टेंशन भी होता है. सो दिस विल बी द टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, राइट. तो इस तरीके से दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन दैट इज बीइंग एक्टिंग ऑन द वायर. जब आप उसको थर्मल स्ट्रेस देते हो, दैट इज हीट के द्वारा उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है, राइट. इसके बाद there is one more topic, that is the Searle's apparatus. Searle's apparatus is actually the practical topic. Searle's apparatus जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है किसी भी मटेरियल के लिए. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक एपरेटस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द Searle's apparatus. एक्चुअली दैट इज द प्रैक्टिकल टॉपिक. तो वो टॉपिक जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लैब ओनली, बिकॉज उस एपरेटस के मुझे आपको पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं. फॉर दिस इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उस एपरेटस को खुद से देखें. वहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दैट ऑल द पार्ट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. ऑल्सो वहाँ से रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं और उन रीडिंग्स की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लैब ओनली. वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन द थ्योरी क्लास हियर, राइट. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की इलास्टिसिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है, that thing we are going to discuss here. So the first factor that is going to affect the elasticity is the temperature, right. टेम्परेचर से जो इलास्टिसिटी है वो अफेक्ट होती है. on raising the temperature of value of intermolecular forces decreases, right. Therefore generally the elasticity of material decreases with the increase in temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होगी. ऐसा इसलिए भी क्योंकि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे वैसे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाएंगे स्ट्रांगली, और जब वो बाइंड नहीं कर पाएंगे तो जो शेप है वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा कोई भी बॉडी, राइट. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. द सेकेंड फैक्टर इज एनीलिंग. बेसिकली एनीलिंग क्या होता है, एनीलिंग भी एक फैक्टर है जो कि इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है. सो व्हाट डू वी मीन बाय एनीलिंग हियर? द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग आफ्टर हीटिंग अ बॉडी इज कॉल्ड एनीलिंग. ठीक है, जैसे कि हमने किसी बॉडी को हीट किया और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे करके कूल डाउन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एनीलिंग. एनीलिंग डिक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल बिकॉज बिग क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस विच इंक्रीज देयर प्लास्टिसिटी. एनीलिंग के कारण जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है. अगर आप एनीलिंग ज़्यादा करोगे तो जो इलास्टिसिटी है वो कम होगी. ऐसा इसलिए कि एनीलिंग के दौरान बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके कारण कोई भी बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी बन जाती है. मतलब कि उसकी जो प्लास्टिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज दे बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट. सो एनीलिंग के कारण जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती है. द नेक्स्ट इज हैमरिंग. हैमरिंग ऑब्वियसली बात है, हैमरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण जो इलास्टिसिटी है वो अफेक्ट होगी. सो ऑन हैमरिंग अ मटेरियल इट्स इलास्टिसिटी इंक्रीजेज because the crystal breaks into the smaller parts unit of particles, right. यहाँ पे हमने पढ़ा कि एनीलिंग के कारण इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो वहीं हैमरिंग में उसका उल्टा होगा. जब आप उन क्रिस्टल्स को बीट करोगे तो वो क्रिस्टल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो उस केस में इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी. तो हैमरिंग करने से इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, right. Now the fourth and the last factor that is going to affect the elasticity is impurities. कोई भी substance आपको पता है
अपने प्योर फॉर्म में बहुत रेयरली पाया जाता है, और हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, राइट. So the addition of impurities comes elasticity of the material to increase or decrease depending upon the nature of impurities, right. किस तरीके की इम्प्योरिटी आप किसी सब्सटेंस में मिला रहे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो इम्प्योरिटीज के कारण इलास्टिसिटी इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके की इम्प्योरिटीज जो हैं वो ऐड की जा रही हैं, राइट. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी सब्सटेंस की जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है, राइट. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड हेंस अवर चैप्टर इज completed. Now we are going to do only one chapter, that is the thermodynamics, right. Rest of the chapters are omitted for your final syllabus. So there is only one chapter left, that is the thermodynamics, that we are going to discuss in our next class. So that's all for today. Thank you.